गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अध्याय 14 शुरू करते हैं परमाणु भौतिकी। देखिए इस अध्याय में परमाणु की संरचना और उसके गुणों का अध्ययन किया जाएगा कि किस प्रकार उसकी चाल होती है, किस प्रकार परमाणु की संरचना को प्रस्तुत किया गया। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। सर्वप्रथम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। इसका एक तो दूसरा नाम याद रखना, इसका दूसरा नाम है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इस नाम से भी पूछा जा सकता है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अल्फा कणों का जो है वो प्रहार करवाया गया था स्वर्ण पट्टिका पर, ठीक है। उनकी चाल के आधार पर इस प्रयोग से संबंधित परमाणु संरचना प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। तो देखिए रदरफोर्ड और उनके जो सहयोगी थे, रदरफोर्ड और उनके सहयोगी गाइगर और मार्सडन ने, एक तो गाइगर थे, ठीक है ना, और एक मार्सडन, उन्होंने क्या किया कि परमाणु पर अध्ययन किया तथा जिसके आधार पर परमाणु की संरचना प्रस्तुत की। अब देखिए इस प्रयोग में क्या बताया जाता है कि इस प्रयोग में सर्वप्रथम एक पतली स्वर्ण पट्टिका का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, जिस पर अल्फा कणों का प्रहार करवाया जाएगा। अल्फा कणों स्रोत से इससे अल्फा कण निकलेंगे और इन कणों की दिशा निश्चित करने के लिए लेड गिंटों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और प्रेक्षण प्राप्त करने के लिए जिंक सल्फाइड का एक पत्ता लगा होता है और इनकी दिशा का ज्ञान करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या बताया जाता है? सर्वप्रथम रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने क्या किया कि अल्फा कण स्रोत से स्वर्ण पट्टिका पर अल्फा कणों का प्रहार करवाया। क्या करवाया? अल्फा कणों का प्रहार करवाया, जिससे विभिन्न प्रकार के उनको प्रेक्षण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम उन्होंने देखा कि जैसी अल्फा विकिरण उत्सर्जित होती है और लेड गिंटों से गुजरकर स्वर्ण पट्टिका प्राप्त होती है, तो कुछ अल्फा कणों का जो है वो पथ विचलित हो जाता है। क्या विचलित हो जाता है? पथ विचलित हो जाता है। कुछ अल्फा कण है इस स्वर्ण पट्टिका से सीधे निकल जाते हैं और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मूल पथ पर वापिस से लौट आता है। ये प्रेक्षण इन्होंने इसमें प्राप्त किए। तो देखिए क्या बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए इसकी चाल को इस प्रकार दर्शा सकते हैं हम अल्फा कणों कि कुछ अल्फा कण है वो तो क्या निकल गए? सीधे निकल गए, ठीक है। कुछ अल्फा कणों का क्या हो गया? पथ विचलित हो गया और एक अल्फा कण है अपने मूल पथ पर वापिस से लौट आता है। तो देखिए इसके संबंध जो प्रेक्षण प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार क्या बताया जाता है कि रदरफोर्ड के अनुसार किसी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो छोटे से केंद्र में स्थित होता है, ठीक है ना। एक छोटे से केंद्र में स्थित होता है जिसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। और जो कण नाभिक से टकराएगा वो अपने मूल पथ पर वापस से लौट कर आ जाता है। एक छोटा सा केंद्र होता है, ठीक है ना, उस केंद्र को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। और जो भी कण है अल्फा कण है वो नाभिक से टकराता है वो अपने मूल पथ पर क्या देगा? वापस से लौट आएगा। इसी प्रकार बताया जाता है कि नाभिक का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है? परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। और इसके कारण क्या है? अल्फा कण क्या है? इससे सीधे निकल जाते हैं। जो अल्फा कण नाभिक से दूर से गुजरते हैं वो क्या है? इससे सीधे निकल जाते हैं। और कुछ अल्फा कण है वो नाभिक के पास से गुजरते हैं जिनके कारण उनका पथ क्या होता है? विचलित हो जाता है, ठीक है ना। रदरफोर्ड के अनुसार ये जो इसमें अधिकांश इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? फिक्स कक्षाओं में या वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है ना, जिन्हें स्थायी कक्षा कहा जाता है। इन वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वर्ताकार पथ में परिक्रमा करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। अब देखिए इससे संबंधित एक कमी आ गई। इसने लास्ट में कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्ताकार पथ में क्या करते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है ना। और लगातार परिक्रमा करने के कारण क्या है? इसमें एक सबसे बड़ी कमी बताई जाती है कि आपको बताया विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन है वो विकिरण के रूप में क्या है? ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसके रूप में विकिरण के रूप में ऊर्जा
उत्सर्जित करता है, जिसके कारण ऊर्जा के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। और कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन के जो पथ है वो भी क्या होगा, विचलित होगा। जैसे मान लीजिए ये नाभिक था, ठीक है ना, और कोई इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इसमें परिक्रमा कर रहा था। जैसे जैसे ऊर्जा के मान में कमी होगी तो अंत में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक के अंदर क्या हो जाएगी, समाहित हो जाएगा, नाभिक के अंदर गिर जाएगा। तो सबसे बड़ी कमी रदरफोर्ड मॉडल की क्या थी कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, वर्ताकार पथ में परिक्रमा करता रहता है, ठीक है ना। और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसके कारण इसकी ऊर्जा के मान में क्या होगी, कमी होगी। और ऊर्जा के मान में कमी होगी तो इसका पथ क्या होगा, विचलित होगा, ठीक है ना। और अंत में क्या हो जाएगा, नाभिक के अंदर समाहित हो जाएगा। तो सबसे बड़ी कमी ये थी। और दूसरी कमी है कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया कि ऊर्जा के मान में कमी होती है या नहीं होती है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। अब देखिए इसके बाद में दूसरा जो सिद्धांत है वो भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, नील्स बोर। देखते हैं नील्स बोर का सिद्धांत क्या है। नील्स बोर ने क्या किया था, नील्स बोर ने कहा था कि टॉपिक है नील्स बोर की अवधारणा। नील्स बोर की अवधारणा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ये पूछी जाती है। तो नील्स बोर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए कुछ परिकल्पनाओं का उपयोग किया। नील्स बोर ने रदरफोर्ड परमाणु की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए कुछ परिकल्पनाओं का उपयोग किया, जिसे नील्स बोर की अवधारणा या अभिधारणा कहा जाता है। और इन्होंने मुख्य रूप से 3 अवधारणा दी थी। एक तो क्या अवधारणा दी थी, प्रथम अवधारणा भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना। प्रथम अवधारणा ये थी, नील्स बोर के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं और स्थायी कक्षा में क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे, जिसके कारण क्या विकिरण के रूप में इनमें ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है, जिसके कारण क्या नाभिक के अंदर समाहित नहीं हो पाएगा। तो नील्स बोर की प्रथम अवधारणा के अनुसार क्या बताया जाता है कि नील्स बोर के अनुसार परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं। इस प्रकार की कक्षा को क्या कहते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं, जिनके लिए आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होगा मतलब Fc, तो कूलाम बल के Fe के क्या होगा, तुल्य होगा। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल Fc, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r। n कक्षा के लिए तो n लगा सकते हैं। इसी प्रकार एक कूलाम बल, तो कूलाम बल का सूत्र क्या होता है, अध्याय 1 में है ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं तो kZe²/r² लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ k क्या है, कूलाम नियतांक है, क्या है, कूलाम नियतांक। इसका गणितीय मान तो फिक्स होता है k का 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और एक मान और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, ये आगे यूज में लेंगे। k का मान होता है, एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक गणितीय मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं Z है परमाणु संख्या, E इलेक्ट्रॉन हो गया, Rn जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी त्रिज्या, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ गया, V इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, वेग हो गया। इसलिए क्या लिख सकते हैं, Fc की वैल्यू रखो mv²/rn, kZe²/rn²। तो ये प्रथम अवधारणा आ गई। तो यदि आपको पूछी जाए नील्स बोर की प्रथम अवधारणा क्या है, लिखिए। तो नील्स बोर के अनुसार क्या बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में, वर्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और किसी भी प्रकार से विकिरण ऊर्जा के रूप में कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं। विकिरण के रूप में ये स्थायी कक्षा में परिक्रमा करते हैं और इनके लिए आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो कूलाम बल के क्या होता है, तुल्य होता है। इसे नील्स बोर की प्रथम अवधारणा कहा जाता है, ठीक है। अब द्वितीय अवधारणा देखिए। तो द्वितीय अवधारणा क्या कहता है कि नील्स बोर के अनुसार वे इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में परिक्रमा करेंगे जिनके कोणीय संवेग का मान क्या हो, NH/2 पाई का पूर्ण गुणज हो।
कोणीय संवेग अर्थात एल, जिसे हम एमबीआर लिखते हैं, है ना, जिसका फॉर्मूला एमबीआर होता है। तो इसका जो मान है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का NH/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। n है कोश की संख्या, ठीक है, और h बलांक नियतांक, बलांक नियतांक, जिसकी वैल्यू आपको पहले बताई हुई है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा के अनुसार भी इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान क्या हो, NH/2 का पूर्ण गुणज हो, ठीक है ना, ये द्वितीय अवधारणा होती है। अब तृतीय अवधारणा में क्या बताया वो देखो। तो तृतीय अवधारणा के अनुसार क्या बताया जाता है कि नील्स बोर के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से निम्न कक्षा में संगम करता है तो इनकी ऊर्जाओं का जो अंतराल होगा एक फोटोन की ऊर्जा की क्या होगा, तुल्य होता है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से निम्न कक्षा में आ रहा है, या तो उत्सर्जन करेगा या क्या करेगा, अवशोषण करेगा, तो उनकी ऊर्जाओं का जो अंतराल होगा वो क्या होगा, एक फोटोन की ऊर्जा के तुल्य होगा, ठीक है। मान लीजिए इस कक्षक से Ni कक्षक से Nf कक्षक में आ रहा है, उस कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इससे संबंधित ऊर्जा का जो अंतराल होगा वो क्या होता है, E बराबर Ni - Enf। जब कोई इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो उनकी ऊर्जाओं का जो अंतराल होता है एक फोटोन की ऊर्जा के तुल्य होगा, अर्थात इस E की जो वैल्यू होगी फोटोन की ऊर्जा की तुल्य होगी h म्यू। आइए आप रख सकते हैं, तो इसलिए h म्यू आइए बराबर Ni - Enf। ये तृतीय अवधारणा हो गई कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है या फोटोन का उत्सर्जन करता है तो उनकी ऊर्जाओं का जो अंतराल होगा वो एक फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, तुल्य होता है। इसे नील्स बोर की तृतीय अवधारणा कहा जाता है। इस प्रकार इन तीन अवधारणाओं के द्वारा नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल की जो संरचना है वो प्रस्तुत की। अब देखिए इससे संबंधित कुछ टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोणीय संवेग से संबंधित रेखीय वेग ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग से संबंधित रेखीय वेग ज्ञात करना, रेखीय वेग ज्ञात करना। आपको रेखीय वेग ज्ञात करना है और वो कैसा करना है, कोणीय संवेग से संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का अर्थ है v की जो वैल्यू रेखीय वेग है वो L से संबंधित होना चाहिए, तो वो क्या आएगा। तो इसके लिए मानते हैं कि माना कोई इलेक्ट्रॉन स्मॉल m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में v वेग से गतिमान है। कि माना कोई इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान क्या माना हमने स्मॉल m, जो स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में v वेग से गतिमान है और वर्ताकार पथ में गतिमान है, तो नील्स बोर की प्रथम धारणा क्या कहती है, आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो किसके तुल्य होता है, कूलॉम बल के तुल्य होता है। तो नील्स बोर की प्रथम धारणा से लिखते हैं, देखिए नील्स बोर की प्रथम अवधारणा से, प्रथम अवधारणा क्या कहती है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, के लिए लगा सकते हो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम अवधारणा ये होती है कि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो कूलॉम बल की क्या होता है, तुल्य होता है। एफ सी बराबर एफ ई, एफ सी और एफ ई की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। प्रथम अवधारणा ये होती है इसकी। तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, तो आर एन से आर एन कैंसिल करो, क्या रह गया एम वी एन स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको ये लिख सकते हैं कि देखना एम वी एन इंटू वी एन, वी एन को वी एन से करेंगे, वी एन स्क्वायर आ सकता है, लिखा जा सकता है ऐसा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इस एम वी एन को इधर ले जाओ तो वी एन बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी एन आर। ठीक है, चूंकि आपको पता है एम वी आर क्या होता है, एल होता है, मैंने बताया कौन सा सूत्र होता है एम वी आर। ठीक है ना, दानियों का अक्षर ले लो तो एन लगा सकते हो, इसलिए वी एन बराबर कह सकते हैं हम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एल। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है कि कोणीय संवेग से संबंधित इलेक्ट्रॉन का क्या गया, रेखीय वेग आ गया कि वी एन की वैल्यू आ गई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, अब इसमें अवधारणा रखते हैं। तो द्वितीय अवधारणा क्या कहती है, नेक्स्ट वर्ग की द्वितीय अवधारणा कहती है एल का मान क्या होना चाहिए ना अपॉन 2 पाई। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी एन होती है, इसलिए वी एन बराबर के की वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन में एल है, तो एल की वैल्यू क्या है एन एच अपॉन 2 पाई, तो एन एच अपॉन 2 पाई ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 4, ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो वी एन की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ये हो गई जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। जेड यहाँ पर क्या है परमाणु संख्या, हाइड्रोजन परमाणु के लिए यदि मान लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखते हैं तो जेड की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, अब देखिए आपके पास इसके अनुसार लिखते हैं तो क्या गया, और प्रथम कोष के लिए देखते हैं एन बराबर 1, तो वी एन बराबर क्या गया ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच। ठीक है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट एच, एन की वैल्यू 1 रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें सभी जो नियतांक है वो क्या है फिक्स है, ए का मान भी फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स होता है, तो चूंकि ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुना, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, और इसी प्रकार एच 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू रखते हैं, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा देखो, वी एन की वैल्यू आएगी, ई का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 की होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणा 10 की घात -12, ये 6.62 गुणा 10 की घात -34। हल करोगे तो इसका तो मान आएगा वो आएगा 2.189 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, तो ये आपके पास प्रथम कक्षा के लिए वेग प्राप्त हो जाए 2.189 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, अब देखते हैं, अब देखिए इससे संबंधित कई बार एक चीज और पूछी जाती है, ये आपके पास जो मान आएगा 10 की घात 8 नाम क्या आएगा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये जो आपके पास वैल्यू प्राप्त हुई है इसे समझ आप ये लिख सकते हो, देखिए क्या लिखेंगे, यदि देखते हैं तो यदि सी में भाग देते हैं 137 का तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसे समय बताया जाता है कि किसी माध्यम इलेक्ट्रॉन का वेग और निर्वात में प्रकाश का वेग का जो अनुपात होता है
वो सूक्ष्म संरचना नियतांक कहलाता है, जिसे अल्फा द्वारा व्यक्त करते हैं। तो B1/C, ठीक है ना। तो इसकी सहायता से इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/137। इस अल्फा को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म संरचना नियतांक कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए सूक्ष्म संरचना नियतांक किसे कहते हैं, तो क्या कहते हो कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की चाल, V1 क्या है, इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो सूक्ष्म संरचना नियतांक कहलाता है, जिसका मान कितना आता है, 1/137 प्राप्त होता है। तो देखिए कहीं पर भी आपको ये आ जाए कि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग से संबंधित रेखीय वेग ज्ञात करना है, तो किस प्रकार प्राप्त करोगे। तो नेक्स्ट वन की प्रथम अवधारणा यूज में लीजिए, ठीक है ना। प्रथम अवधारणा क्या कहती है, आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो किसके तुल्य होता है, कूलाम बल के तुल्य होता है, ठीक है ना। इसकी सहायता से देखते हैं तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, तो Fc और Fe। तो Fc की वैल्यू कहती है mv²/r, kz²/r n²। तो Rn से Rn क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये रह गया, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास इस Vn को क्या लिखा मैंने, Vn इंटू Vn, वापिस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, Vn² नहीं आ जाएगा। बस इस Mvn को इधर ले जाओ भाग में, तो ले गए, क्योंकि कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, NVR होता है बराबर L, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। ये आ गया नहीं आ गया, सभी नियतांकों का मान रखोगे, हल करोगे तो आपके पास जो प्रथम कक्षा के लिए वेग प्राप्त होगा वो 2.189 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसे समय बताया जाता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो सूक्ष्म संरचना नियतांक कहलाता है, जिसका मान क्या होता है, 1/137 से प्राप्त होता है, ठीक है। और इससे संबंधित जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। तो ये इक्वेशन जो मैंने आपको बताई है ये नई इक्वेशन है, साथ साथ में हल करके देखोगे तो क्या है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, ओके।